इस कोशिश में हजारों लोग भागीदार बने। हमारा गुजरात के भाई हो, मध्य प्रदेश के भाई हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, बहुत कोशिश किया और जितना कोशिश हुआ उतनी कोशिश का फल मिला होता, परिणाम मिला होता तो हम बहुत आगे निकल गए होते। लेकिन कोशिश का फल या परिणाम नहीं मिला ऐसा भी मैं कहना अच्छा नहीं मानूंगा। ये एक प्रोसेस है कि आप सच बोलने की कोशिश करते हो तो झूठे लोग आपको रोकेंगे। आप सच बोलने का कोशिश करते हो तो झूठे लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इस धरती पर, भारत भूमि पर मात्र एक आदिवासी कौम है जो सुबह से शाम तक सच बोलती है। भारत भूमि में एक मात्र आदिवासी कौम है जो सुबह से शाम तक सच बोलती है। इसके अलावा दूसरे लोग हैं वो क्रमशः कम ज्यादा झूठ बोलते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग इसी मिट्टी की पैदाइश है। यही क्या है? भारत भूमि का मूल बीज है, यही की उपज है। इसलिए हमारे झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं। और जो दूसरे लोग हैं वो न्यूनाधिक बाहर से आए हैं तो वो सच कैसे बोलेंगे? सच बोलने के लिए तैयार होंगे तो उनको पहले तो यह मानना पड़ेगा कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमारे पूर्वज बाहर से आए हैं। ये उनको कहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने आदिवासियों को अपने नियंत्रण में रखना ही एकमात्र उद्देश्य बनाया है। जब से आए हैं आदिवासियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, यह एकमात्र उद्देश्य उन्होंने बनाया है। और आदिवासियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए, अपने शासन के अधीन रखने के लिए, अपनी सत्ता के अधीन रखने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। इनमें से दो तरीके बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक धर्म, एक राज। धर्म भी आदिवासियों पर नियंत्रण करने के लिए है और राज भी आदिवासियों पर नियंत्रण करने के लिए है। ये बात यदि आप समझ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए, कारण पता लगाने के लिए आपको एक रास्ता मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक व्यापारी है। अब आप जितने भी बैठे हुए मेरे भाई बहन हैं, आपको किसी दुकान पर बिठा दिया जाए, समझना है, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। दुकान पर बिठा दिया जाए और कोई व्यक्ति आवे और कहे काले पैसा हल्दी मारे आसे एम થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું, જરૂરત है तो તમે શું કરોગા? आल दोगा कि नहीं आलोगा? आल दोगा। ये विश्वास इस दिल से निकल कर, ये कोई मेरे अकेले दिल में नहीं है वो विश्वास, वो प्रेम, वो ईमानदारी, वो अच्छा गुण
जीवन मूल्य मेरे अकेले के दिल में नहीं है, हर आदिवासी के दिल में है। ये चीज दूसरे लोगों के पास नहीं होती। यदि हम लोगों को कोई दुकान का में सामान रखे हुए सामान का भाव पूछेगा, कीमत पूछेगा, तो हम वह मुश्किल 1 या 2 रुपये से ज्यादा उसका भाव नहीं बता पाएंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यदि 25 रुपये की कोई वस्तु है तो हम ज्यादा 26, 27 से ज्यादा ले ही नहीं पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ये ईमानदारी, ये मानव मूल्य हमारे जीवन में है, हमारे दिल में बसता है वो मानव मूल्य। तो इसके बजाय आप दूसरे लोगों को देख लो। एक व्यापारी दूसरे समाज का है, वो 25 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेचेगा? 50-100 में भी बेच सकता है। अब वो बताओ कैसे सच बोलेगा? सच बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। और राज करने वाले लोग हैं, वो सच बोल पाएंगे? जब तक जनता अंधी रहेगी तब तक राज होता है, इसलिए वो भी सच नहीं बोल पाएगा। और वो मंदिर में बैठता है, वो सच बोल पाता है? चर्च में बैठता है, वो सच बोल पाता है? कोई भी धर्म स्थल हो, किसी भी धर्म का, उसमें जो बैठने वाला आदमी है वो भी सच नहीं बोल सकता। कड़ा भी धर्म स्थल माते बहनों पुजारी कार्य हासी बात नहीं बोली सके। कार्य नहीं बोली सके। अब बताओ, हेत्य करते वदार मोटी बात हुए, हासी बात बोलबो, सच्ची बात बोलना, ये सबसे बड़ा बात है। और मैंने पहले बताया, क्या बताया? इस धरती पर भारत देश की मिट्टी में एकमात्र आदिवासी है जो सच बोलता है। अब बताओ, आपके आसपास के अंदर आप लोगों ने स्कूलें देखी होगी, कई सारे मेरे शिक्षक भाई हैं, बराबर है। और हम स्कूल में देखते हैं, जब मैं पढ़ रहा था, ये अपने अपने बच्चों के लिए बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, जब मैं पढ़ रहा था उस समय के शिक्षक, उस समय के बच्चे, उस समय के माँ बाप, उसका आप अध्ययन करिए। माँ बाप पढ़ाना चाहते थे, बच्चे पढ़ना चाहते थे, और शिक्षक के पास पहले घंटे से 8वें घंटे तक पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? 8वें घंटे भी हमारी क्लास लगती थी, कोई काम नहीं था। शिक्षक के पास मात्र पढ़ाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। बच्चे भी इधर उधर स्कूल आ गए, इसके बाद कहीं जाते नहीं थे। मैं पढ़ता था तब की बात कर रहा हूं। आज क्या हो रहा है सोचिए। उस समय के अंदर एक बहुत बड़ी बात और भी होती थी, इसके आगे, इसको समझे बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। उस समय संयुक्त परिवार होता था, आज एकल परिवार है। संयुक्त परिवार बहुत बड़ी बात थी। दादा दादी, काका काकी, बाबा बाबी, सोरा है तो एक घेर में रहता। हंसी बात का झूठी बात है तो एक घेर में। और ज्यादातर बच्चों को स्कूल भेजने का, तैयार करने का, पढ़ाने का, जल्दी नहीं उठ रहे तो डांटने पीटने का, कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको ठीक करने का, ये सारा कामकाज है वो दादा दादी ही करते थे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज क्या हो गया?
माँ बाप और बच्चे, बस एक परिवार अलग। अब बताओ मेरे को, मेरी उम्र तो ठीक है, लेकिन जो लोग माँ बाप हैं और जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनसे मेरा सवाल है, क्या आप अपने बच्चों को सुधारने की क्षमता रखते हैं? गलत दिशा में जा रहा है तो क्या आप बच्चे को बोल पाते हो? नहीं बोल पाओगे। ध्यान रखो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत दिशा में जा रहा है नहीं कह पाते, अनुशासित नहीं कर पाते। वो अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? मार साहब ठीक करें। हम जब भी माँ बाप के पास बच्चे के लिए जाते हैं तो माँ बाप हो गई एक सवाल, मार साहब सोरो मानतस नहीं, तुम इस ठीक करो। ये माँ बाप का दोष नहीं है, मार साहब का दोष नहीं है, सोरो का दोष नहीं है, एकल परिवार हो गया ये दोष है। हम छोटे थे तब हमारे माँ बाप, मेरे अपने माँ बाप ने भी कभी भी मेरे को अनुशासित करने का काम नहीं किया, मेरे को समझाने का काम नहीं किया, मेरे को पढ़ाने का काम नहीं किया। मैंने कोई गलत काम किया तो दंडित करने का काम मेरे माँ बाप ने कभी नहीं किया। मेरे दादा दादी, मेरे काका काकी, मेरे बाबा भाभी, मेरे गांव के लोग यही हमको कंट्रोल करते थे, सभी बच्चों को। और हमारे गांव ना गमे थी देवा था, आज गलती की दी तो 15-20 दड़बार ठोकता। कहीं भैंसे चरा रहे बच्चे और नेचुरल है, बच्चे खेलते, भैंसे चरा रहे और भैंसे खा रही है अनाज, तो वो देख जाते तो कुछ नहीं कहते, खाने दो। वो ये पता करते बच्चे कौन कौन है और क्या कर रहे हैं। 15-20 दिन बाद वो ठोकते थे। देख लीजिए, ये अनुशासन। आज क्या हो गया, हम हमारे भाई के बच्चे को कुछ नहीं कह पाते। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? देखिए, मैं गलत हो तो बोलना। हम हमारे भाई के बच्चे को कुछ नहीं कह पाते हैं, दादा दादी अपने बच्चों को कुछ नहीं कह पाते। गांव का भाई अब दूसरे के बच्चों को कहना तो दूर की बात है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आज हमारे बच्चे अनियंत्रित हो गए। और आज देख लीजिए, पार्टी वाले बच्चों का इस्तेमाल करते हैं कॉलेज से, कॉलेज के चुनाव से बच्चों को दारू पिलाते हैं और दारू पिला करके वोट देना कॉलेज के अंदर। इसी मात्र समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया और आज तक 2016 से आज तक हमने कभी भी बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के चुनाव में एक बोतल दारू का इस्तेमाल नहीं किया और लगातार हम जीत रहे हैं। यह बड़ी सफलता है, यह समझिए आप लोग। ये बीमारी को पकड़ा हमने। आज बच्चे इस बात को पकड़ते नहीं, वो बात ही नहीं होती डूंगरपुर में। तो पहले ये होता था। एक बात आपने और देखी होगी, बच्चा यदि गलत दिशा में जा रहा है, दारू पी रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है, नेचुरल है वो उस उम्र के अनुसार। मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। आज कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। प्रेमी युगल 10वीं क्लास भाई जट भाई जो 10वीं क्लास के बच्चे और बच्चियां पेड़ पर टंग जाते हैं
फांसी खा लेते हैं। और नौजवान बच्चा 17-18 साल 20 साल का बच्चा कहीं दारू पी करके एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाता है तो सबसे पहले दुख किसको होता है? किसको होता है? बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, या पेट टूट गया, लड़का लड़की फांसी खा गए, मर गए, तो सबसे पहले दुख किसको होता है? आई बात बराबर है, हंसी बात के झूठी बात। पर आई बाने मन में एम रहे के सोरो मानतो सुने थे दया दावे पर फिर भी एक मन में टीस जरूर है, सोरो के जूस नहीं कर दो बोले गाड़ी लाग। ये आज फीलिंग्स आ रही है, देख लेना। सोरो मानतो से तो हमसा एंजॉय था कि और नेचुरल है। एक जानवर, एक पक्षी भी अपने बच्चे से प्यार करता है। भेड़ भी, आप लोगों ने उदाहरण हजारों बार सुने होंगे। कुत्ता भी आ जाए, सियार भी आ जाए, तो भी भेड़ अपने बच्चे के लिए लड़ पड़ती है। तो माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते ही है, ये हम सब जानते हैं। मेरे भी अपने बच्चे, मैं भी अपने बच्चों से प्यार करता हूं, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते होंगे। लेकिन माँ बाप के अलावा बच्चों से प्यार कौन करता है? कौन करता है? माँ बाप के अलावा शिक्षक। माँ बाप तो अपने 2-3 बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन एक शिक्षक कितने बच्चों को प्यार करता है? कितने बच्चों को? माँ बाप अपने बच्चों को जितना प्रेम करते हैं उतना ही शिक्षक भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और वो पूरे गांव के होते हैं, पूरे गांव के बच्चे होते हैं। माँ बाप केवल अपने बच्चों पर नजर रख रहे हैं आज की तारीख में, और एक शिक्षक पूरे गांव के बच्चों पर नजर रखे हुए हैं। ये बात सही है गलत है? पूरे गांव के बच्चे, सभी बच्चों के बारे में बायोडाटा हमारे पास होता है। हम जानते हैं कौन सा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है। और यदि हमारे बच्चे गलत दिशा में जाते हैं तो हमारे दिल में दर्द होगा कि नहीं होगा? हमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सभी शिक्षकों को बुरा लगता है। बच्चे यदि गलत दिशा में जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, प्रेमी युगल, फांसी खा लेते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ रही है, इसलिए कह रहा हूं मैं, तो हमारे दिल में दर्द होता है, हमको झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है समझो? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पिताजी रोजगार की तलाश में बाहर गए और माँ और बच्चे गांव में। सही है गलत है? ये बहुत बड़ी समस्या मैं बता रहा हूं। पिताजी बाहर, माँ और बच्चे गांव में। अब मान लो पिताजी ने फोन कर दिया और उसी टाइम फोन बिजी आया तो नहीं समझ में आया। पिताजी ने फोन कर दिया और उसी टाइम फोन बिजी आया तो, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नोटिस करिए इस चीज को। यदि फोन बिजी आया, अनायास मन में आएगा केने बात करती थी, भले वो कुछ नहीं कहेगा तो भी मन में आएगा केने बात करती थी।
न तो वो पिताजी की या पति की कोई अपने आप अविश्वास पैदा होता है। इस अविश्वास की वजह से माता पिता दोनों लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं। और वो किस समय झगड़ाते हैं? जब बच्चे स्कूल जाने लायक उम्र में आते हैं। जो भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनके माँ बाप का ऐसा ही अधिकतम घटनाक्रम होता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब माँ बाप दोनों अपने झगड़े में उलझ जाते हैं तो बच्चे को देखे कौन, बच्चे को अनुशासित कौन करे, बच्चे को कहे कौन? और कई बार तो बच्चों को भी पता लग जाता है ये भी लड़ा रहे हैं, कौन कहे? ये हालात हमारे समाज के हो गए। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया ये जानना भी जरूरी है। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया ये जानना जरूरी है। जब हमारा परिवार संयुक्त परिवार था तब ये समस्या नहीं थी। जब हम पढ़ रहे थे तब ये समस्या नहीं थी, ये समस्या आज है। उस समय जो हमारी माँ होती थी वो देरानी जेठानी सासू माँ सबके साथ रहती थी तो उसका टाइम अपने आप पास हो जाता था। अब एकल परिवार है, टाइम कैसे पास हो? एक बहुत बड़ी समस्या है। तो संयुक्त परिवार था, उसमें बच्चों का भी सुरक्षा था, हमारी माँ का भी सुरक्षा था। और पहली बात तो उस जमाने में बाप बाहर कमाने जाता ही नहीं था। क्या जाता था? क्या नहीं जाता था। तो पिछले 30-40 साल में हमारे युवा, हमारे पिताजी अहमदाबाद रोजगार के लिए जा रहे हैं तो यह किसकी गलती है ये समझाने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया। ये किसकी गलती है, किसकी कमी है? तो आप कहोगे रोजगार के लिए पैसे की जरूरत है तो जाना ही पड़ेगा। मैं इसको ऐसे नहीं मानता, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। जितना भी आदिवासी के नाम पर बजट आया अभी तक आदिवासी इलाके में, उस बजट से आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की खेती बाड़ी, आदिवासियों का जल स्रोत, कुएं, पहाड़ियां, नहरें, ये सब बंद नहीं होती तो कौन सा आदिवासी अहमदाबाद जाता? बताओ मेरे को। इसका मतलब है हमारे आज बच्चे, युवा पीढ़ी के लोग शहर के अंदर मजदूरी के लिए जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, इंदौर जाते हैं, हिम्मतनगर जाते हैं, डूंगरपुर जाते हैं, बांसवाड़ा जाते हैं, दाहोद जाते हैं। ये मात्र और मात्र हमारे नेताओं की कमी है, उनकी वजह से ये हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। तो यदि हमारा बच्चा आज की तारीख में माता पिता दोनों साथ नहीं रहने की वजह से हमारे बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, पढ़ नहीं पाते और वो फांसी खा जाते हैं, उनके भी दोषी ये राजनेता लोग हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। इन लोगों ने हमारे समाज को अभी तक रोजगार लायक नहीं बनाया, हमारी जमीनों को खेती लायक नहीं बनाया। इसकी वजह से हमारे सामने ये समस्या है। और एक बड़ी बात, 2021 से हमको प्रशिक्षण करवा रहे हैं, 2001 से प्रशिक्षण किस लिए? बड़ा बल्ले सोरन बड़ा बल्ले एम करबो करी ने प्रशिक्षण इतने प्रशिक्षण हो गए हैं कि पिछले दिनों 2 बीओ साहब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सेम डे बोला हम तो प्रशिक्षण से तंग आ गए। हमारे चिखली में आपका कॉलेज का उद्घाटन था, उसी दिन की बात।
सेम डे हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बोला इन प्रशिक्षण से हम तंग आ गए और फिर खाना बनाना, नाश्ता करना, ये करना, वो करना, हम परेशान हो गए। और ये इस पंडाल में बैठे सभी शिक्षक जानते इस बात को। इन प्रशिक्षणों की वजह से हमारे बच्चों का कितना नुकसान हो गया, हमारी कितना समय का नुकसान हो गया, हमारी कितनी योग्यता का नुकसान हो गया। हम बच्चों को दे सकते थे, हम बच्चों को पढ़ा सकते थे, बच्चों को योग्य बना सकते थे। इन प्रशिक्षणों ने हमारे को भी बेईमान बना दिया, ऐसा कहना चाहूंगा। भले कोई इसको बुरा माने, चाहे कुछ भी माने, लेकिन समाज की पढ़ाई के लिए, समाज की शिक्षा के लिए इस बीमारी को भी समझना जरूरी है। इन प्रशिक्षणों की वजह से हम स्कूल में समय नहीं दे पाते। अभी एक प्रशिक्षण आया 6-7 दिन का, कौन सा, वो क्या कहते हैं, ये आत्मरक्षा वाला, हाँ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हो रहा है 7 दिन का। फिर तो बॉडी इमेज का क्या हुआ था 2-4 दिन का। अब दुनिया भर के क्या क्या नाम हुए, और स्कूल में होते वो अलग, ऑनलाइन प्रशिक्षण भी होते हैं। इन प्रशिक्षणों की वजह से शिक्षक बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। यदि मान लेते हैं एक 6 क्लास की स्कूल में जाओ आप, 6 क्लास, यदि शिक्षक ने इधर भी देखा तो भी बच्चे नाचने कूदने लग जाते हैं। इन पर बराबर नजर रखनी पड़ती है। 5वीं और 6वीं ऐसी क्लास होती है जिसको जितना पढ़ा उतना कम होता है, जितना पढ़ा उतना कम होता है। यदि उस समय बच्चों को शिक्षक समय नहीं दे पाएगा, बच्चों को सही तरीके पढ़ा नहीं पाएगा, और माता पिता संयुक्त परिवार की वजह से वो दादा दादी भी पढ़ाते थे, वो चीज भी खत्म हो गई। इस वजह से बच्चों को पाठ पढ़ने नहीं आता। एक गंभीर समस्या और समझना, बच्चों को पाठ पढ़ने नहीं आता है। और हमारा आदिवासी बच्चा, दूसरे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल आदिवासी बच्चों की, आदिवासी बच्चे 8वीं क्लास में उनको पाठ नहीं पढ़ने आता है तो वो शर्माते नहीं शर्माते। 8वीं क्लास में ध्यान रखो, 8वीं क्लास में बच्चे को पाठ नहीं पढ़ते आता तो शर्माता है। और यदि टीचर ने डांट दिया दूसरे बच्चों के सामने तो उसका आत्मविश्वास हर्ट होता है, उसका स्वाभिमान हर्ट होता है। फिर वो बच्चा स्कूल से धीरे धीरे दूर होने लगता है। फिर वो बच्चा स्कूल से धीरे धीरे दूर होने लगता है, और उसी समय एक व्रत शुरू होता है, उसी उम्र में। इसको कहते हैं मनसा व्रत। इसी बीमारी को आइडेंटिफाइड करते हुए मैंने पिछली बार एक शिक्षक ने ही वो बात बोली थी उदयपुर में 3 साल पहले। वही बात मैंने दोहरा दी ग्राम सभा वालों के निवेदन पर, तो बहुत हंगामा हुआ। और फिर बच्चा लग जाता है उसमें। कौन सा टाइम लगता है याद रखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये ऐसे महीने होते हैं जब आदिवासी इलाके में सभी के सभी बच्चे स्कूल आते हैं। नवंबर के बाद बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, केवल परीक्षा देने आते हैं। कई जगह ऐसा भी मैंने देखा है, 50% आते हैं। देखिए आप, गंभीर बात कर रहा हूं मैं, मेरा अनुभव बोल रहा हूं मैं। तो जब बच्चे 100% स्कूल आते हैं तब ये लोग व्रत करवाते हैं। आज ये व्रत निकाले, परसों व्रत, 3 महीने तक व्रत इस साल एक व्रत खत्म था जो फिर बीजों खत्म था जो फिर बीजों, दुनिया भर का दिवाली तक यही चलता है। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं तब व्रत में खत्म कर दिया जाता है, और जब बच्चे स्कूल नहीं आते तब सर्दी आ जाती है, खेती बाड़ी आ जाती है, फिर होली आ गई, फिर विवाह आ गई। और पहले विवाह होली के बाद होते थे, परीक्षा के बाद होते थे, अब विवाह सर्दी में होने लग गए। बच्चा पढ़ेगा कब
बच्चे को पाठ नहीं पढ़ने आता है, फिर शिक्षक डांटता है, उसका स्वाभिमान हट होता है, फिर वो स्कूल से दूर हटता है और उस समय बच्चे के पास डिसीजन पावर भी नहीं होता। फिर वो बच्चा क्या करेगा? इन्हें अवड़े वो करेगा, समझो, इन्हें अवड़े वो करेगा और फिर वो बच्चा गलत संगति में लग जाता है, बर्थडे मनाने लग जाता है और बर्थडे मनाते तो डीजे अनिवार्य है। कई बच्चे तो दारू ले आते हैं और कई आपने समाचार सुने होंगे इस मामले में, मां को पीट दिया बच्चे ने, बकरी बेच दी, ऐसा भी समाचार सुना होगा। और इसी बर्थडे के चक्कर में, जन्मदिन के चक्कर में बच्चा पीना शुरू कर देता है, चोरी भी करते हैं। ये समाचार आजकल आप सुन रहे होंगे। जी जी, बहुत बड़ी बात बताया, एक पैक कम बनाया तो बच्चे को मार डाला। ये ऐसे हम घटनाएं सुन रहे हैं। अब वो बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हुए थे? पाठ नहीं पढ़ते आ रहा है, इस वजह से स्कूल से बाहर हुए थे। पसाण नवड़े वो करे, अर्थात बर्थडे मनाते, डीजे लाते, दारू पी करके हुड़दंग करते, माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। माँ बाप के कंट्रोल से बाहर क्यों? बाप बाहर है, माँ अकेली करते हैं, एकल परिवार है और गांव का कोई व्यक्ति, दादा दादी, काका बाबी बच्चे को नहीं बोलता है, वो कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए बच्चा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फिर क्या होता है? बच्चे अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप सफल नहीं हो पाते, क्योंकि पैसे नहीं होते, सफल नहीं हो पाते, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं? अणी जिंदगी में तो आपने सुख नहीं मिल, अणी जिंदगी में तो अपनी इच्छाएं पूरी थाजी ने एक खाते मरीज तो फिर आपा वाला समय में अपने एक खाते जीवा, एक खाते सलभ था, ऐसा करके एक साथ एक ही रस्सी से, एक ही पेड़ पर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या ये मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनका दोषी कौन है? जिम्मेदार कौन है? बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे स्कूल से बाहर होते हैं, उसी कारण को पकड़ो, उसी कारण को पकड़ेंगे तो समझ में आएगा कि बच्चा आत्महत्या क्यों कर रहा है। जिस बच्चे को पाठ पढ़ने आता है, जो बच्चा अच्छा नंबर ला रहा है, माँ बाप की आकांक्षा पढ़ रहा है, वो बच्चा कभी आत्महत्या नहीं करता है, वो कभी भटकता नहीं है, कभी अनुशासनहीन नहीं होता। जिस बच्चे को पाठ नहीं पढ़ना आता है, वो बच्चा स्कूल में लेके क्या करेगा? इसलिए मैं इस मामले में दोषी किसको मानता हूं? शिक्षक पढ़ा नहीं पाता है, उन कारणों को पकड़ रहा है। इसलिए हमारे शेड्यूल्ड एरिया के अंदर बच्चे फांसी खा रहे और पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे, पाठ पढ़ना नहीं आता, जोड़ बाकी खुरापात नहीं आता। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे सभी नेता, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, उनको आवाज उठानी चाहिए। क्या आवाज उठानी चाहिए? शिक्षक को शिक्षक देने दो, नंबर 1 आवाज। शेड्यूल्ड एरिया के आदिवासी नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उनको आवाज उठानी चाहिए कि शिक्षक को शिक्षक रहने दो, नंबर 1। हर दुकान, नंबर 2, हर दुकान के बाद बाहर बोर्ड लगना चाहिए। हर दुकान के बाहर क्या बोर्ड लगना चाहिए? 20 साल से कम उम्र के बच्चों को नशा बेचेंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और जो भी दुकानदार 20 साल से कम उम्र के बच्चे को नशा बेचता है,
चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, दारू हो, जो भी दुकानदार 20 साल से कम उम्र के बच्चा या बच्ची को नशा बांटता है, उसको 10 साल की जेल होनी चाहिए, यह प्रावधान होना चाहिए। तीसरा, मंदिर के बाहर भी बोर्ड लगना चाहिए। क्या बोर्ड लगना चाहिए? 20 साल से कम उम्र का बच्चा बच्ची व्रत उपवास करके मंदिर में नहीं आवे। 20 साल से कम उम्र, वो पढ़ाई की उम्र है, और पढ़ाई की उम्र में दिशा भटका इसी वजह से होता है। इन व्रत उपवास में बच्चे जाते हैं, वहां कोई देता है, जो मर्जी है वो करते हैं। इस वजह से हमारे बच्चों अनुशासनी हो रहे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए वहां भी बोर्ड लगना चाहिए, 20 साल से कम उम्र के बच्चे मंदिर में व्रत उपवास करके नहीं आते। और इसका भी उल्लंघन होता है तो पुजारी को भी दंडित किया जाना चाहिए। क्या हम चाहते, किस लिए चाहते हैं? अभी पिछले समय में एक बहुत बड़ा रिसर्च आया, जो इंसान जितना समय तक भूखा रहता है उतना उसका बीमार होने का चांस है, लाइव बीमारियां हो सकती हैं। और हमारे तो एक दिन क्या, 2 दिन क्या, 15-15 दिन के उपवास, 15-15 दिन, कई उपवास तो महीना पर। इसलिए हमारा समाज कमजोर हो गया, हमारी बेटियां कमजोर हो गई। आज आप देख लीजिए, हम पढ़ रहे थे तब हमारी बेटियों का वजन कितना था, आज हमारी बेटियों का वजन कितना है, सोच लीजिए। बहुत गंभीर हालत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य को बचाएंगे तभी हम लोग मालिक असली बन पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। ये 2 बड़ी गंभीर बातें मैंने आपको बताई, शिक्षा और स्वास्थ्य को संभालने के लिए। और इसके लिए जितने मेरे शिक्षक भाई हैं, आज हमने ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन बनाया, उसका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, आदिवासी कर्मचारी गण संघ जो बनाया है उसका सारा विधान मैंने बनाया है। लेकिन आप सभी शिक्षक भाइयों को मेरा अनुरोध है कि हमें हमारे बच्चों को पाठ पढ़ना अनिवार्य आना चाहिए। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, ज्ञापन देने चाहिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने तक कोई प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। ये स्टैंड हमको लेना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। हम केवल बच्चों को पढ़ाएं। एक और गंभीर बात, आरक्षण की बात थोड़ा सा बताइए। हमारे इलाके में सभी सरपंच आदिवासी है, हमारे इलाके में सभी प्रधान आदिवासी है, हमारे इलाके में सभी जिला प्रमुख आदिवासी है, एमएलए आदिवासी है, सांसद आदिवासी है। ये संविधान के कौन से आर्टिकल की वजह से? इलाके की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये इलाका निश्चित इलाका है, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद की वजह से? हाँ, खड़े होकर बताओ। 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची। दादा ने 2 बातें बताई, 244(1) और 5वीं अनुसूची। 244(1) ये संविधान का अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के तहत पूरा बांसवाड़ा, पूरा प्रतापगढ़, लगभग एक या कुछ इलाका छोड़ करके पूरा उदयपुर, पूरा डूंगरपुर और सिरोही का 2-3 तहसील है, कुछ पाली का हिस्सा है, कुछ चित्तौड़ का हिस्सा है, कुछ राजसमंद का हिस्सा है, ये शेड्यूल्ड एरिया कहलाता है। अनुच्छेद 244(1) में आइडेंटिफाइड इलाका है, उसको अनुच्छेद 244(1) में जो आइडेंटिफाइड इलाका है उसको
उसको कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र। तो ये नेता क्या बोलते हैं? टीएसपी क्षेत्र। संविधान में क्या लिखा है? अनुसूचित क्षेत्र, लेकिन बोलते क्या है? टीएसपी। टीएसपी क्या है? ट्राइबल सब प्लान। प्लान का मतलब क्या होता है? योजना। ट्राइबल सब प्लान, जनजाति उपयोजना क्षेत्र। संविधान में क्या लिखा है? अनुसूचित क्षेत्र। और इस इलाके में अनुसूचित कौन है? ये इलाके में अनुसूचित कौन है? अनुसूचित कौन है? आदिवासी। इसका मतलब है यह इलाका आदिवासियों की संस्कृति समृद्ध इलाका है। आदिवासी संस्कृति समृद्ध इलाका है, इसलिए इस इलाके में राज करने का पावर आदिवासियों के पास है। ध्यान रखो, राज करने का पावर मात्र और मात्र आदिवासी के पास है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। अब क्या हुआ? राज करने का पावर आदिवासी के हाथ में, ठीक है। अब ये जितना राज करने वाले पावर आदिवासी के हाथ में है, आदिवासियों के नेता के हाथ में है, उन नेताओं ने एक लाइन लिख दे या एक लाइन पर एक मत हो जाए कि संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत ये जो हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ का इलाका है वो शेड्यूल्ड एरिया है। उसी 244 की मूल भावना अनुरूप हमारे इलाके में आरक्षण सरकारी नौकरियों में होना चाहिए। ये यदि नेता बोल दे तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आरक्षण की समस्या समाप्त। फिर आपके पुलिस में भर्तियां होती है, उसमें पद कम नहीं रहेंगे। शिक्षक के पद की भर्ती होती है, उसमें पद कम नहीं रहेंगे। पटवारी की भर्तियां होती है, उसमें पद कम नहीं रहेंगे। जो भी नौकरियां निकलती हैं उनमें आपके पद कम नहीं रहेंगे। आपके आरक्षण की समस्या सोल्व हो जाएगी। हम 2008 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आज तक एक भी कांग्रेस के नेता ने ये बात नहीं बोली। आज तक एक भी कांग्रेस के नेता ने अनुच्छेद 244 की मूल भावना अनुरूप आरक्षण होना चाहिए, ये बात आज तक नहीं बोली। एक भी बीजेपी भाजपा के नेता ने भी ये बात नहीं बोली। क्या नहीं बोली? संविधान के अनुच्छेद 244 की मूल भावना अनुरूप शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आरक्षण होना चाहिए, ये एक भी भाजपा के नेता नहीं बोला। नहीं बोला, न कांग्रेस वालों ने बोला, न भाजपा वालों ने बोला। अब बताओ, आरक्षण की समस्या किसकी वजह से है? नेताओं की वजह से। कौन से नेताओं की वजह से? दोनों नेताओं की वजह से। अब वो बोलते क्यों नहीं है? क्या वो हमारे कांग्रेस भाजपा के इतने साल से जो नेता है वो क्या इस बात को नहीं जानते? जानते हैं, वो बोल नहीं पाते। ध्यान रखो, वो जानते हैं, बोल नहीं पाते। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उनका सिलेक्शन किसी और ने किया, आपने मात्र इलेक्शन किया। इन नेताओं का सिलेक्शन आपने नहीं किया है, आपने केवल इलेक्शन किया है। यदि सिलेक्शन भी आपने किया होता तो वो बोलते। तो आरक्षण की समस्या समाप्त करनी है, समाधान करना है। हमको आरक्षण ज्यादा चाहिए, हमको नौकरियों में ज्यादा जाना है। अभी तो संविधान में भी संशोधन हो गया, 10% आरक्षण होकर के 60 हो गया, कई राज्यों में 70 हो गया, कई राज्यों में 80% आरक्षण हो गया।
तो राजस्थान में भी आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए, हमारा 45 से ज्यादा होना चाहिए। और वो कब होगा? कब होगा? जब आपके नेता बोलेंगे। और आपके नेता क्यों नहीं बोलते? उनका सिलेक्शन किसी और ने किया। तो नेताओं का मुंह खुलवाना है तो क्या करना पड़ेगा? नेताओं का मुंह खुलवाना है तो क्या करना पड़ेगा? नेताओं का मुंह खुलवाना है तो सिलेक्शन का पावर तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, आदिवासी के हाथ में होना चाहिए। ये हम पिछले 4-5 साल से समझा रहे हैं। बाकी कभी समस्या का समाधान नहीं होगा, लिख लो, आज के बाद गारंटी दे रहा हूं, नहीं होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक और बात, जमीन संबंधी जितनी भी समस्या है उनका निवारण भी आपके सिलेक्टेड किए हुए नेता ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जाकर के बोलेंगे तभी होगा। एक और बात, जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो 4 साल तक तो क्या करते हैं? समाज का काम करते हैं। हाँ, हम भी सामाजिक संगठन है, हम भी समाज का काम करते हैं, हम भी समाज का काम करते हैं, जन जागरण करते हैं, सम्मेलन करते हैं। और 5वें साल क्या करते हैं? उन पार्टियों के दलाल बन जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? 4 साल तक लगातार समाज का काम करते हैं और 5वें साल उसी खड्डे में कूद जाते हैं, जो खड्डा हमारे लिए घातक सिद्ध हो गया। तो क्या करना चाहिए? 5वें साल भी समाज का जन जागरण हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आदिवासी को चुनाव का जो मामला है वो भी अपने हाथ में लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है। क्या कहा है? यदि लोकतंत्र में सफल होना चाहते हो तो सत्ता के मंदिरों पर कब्जा करो। ये बात ध्यान रखो। यदि लोकतंत्र में सफल होना चाहते हो तो सत्ता के मंदिरों पर कब्जा करो। तो आप लोगों को सत्ता के मंदिर पर कब्जा करने के लिए इस बात को समझना होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। इतनी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। विशेषकर बच्चों को पाठ पढ़ना क्यों नहीं आता है, इस पर पुनः सोचिएगा घर जाकर के। बच्चा अनियंत्रित क्यों हो रहा है, उस पर सोचना घर जाकर के। बच्चा नशा क्यों करता है, उस पर घर जाकर के सोचना। बच्चा आत्महत्या क्यों करता है, उस पर घर जाकर के सोचना। इन सारी समस्याओं का, इन सारी बीमारियों का एक ही कारण है कि हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदल गए हैं और पिताजी घर रहने के बजाय बाहर रहते हैं। इसी समस्या का समाधान का एक ही रास्ता है कि हमें वापस संयुक्त परिवार की ओर लौटना होगा और खेती बाड़ी की ओर लौटना होगा, पशुपालन की ओर लौटना होगा। हमें अहमदाबाद या कहीं भी बाहर जाने से बचना होगा। और विशेषकर 40 साल की उम्र वाले लोग, माता पिता दोनों एक दिन भी अलग नहीं रहने चाहिए। सिंगल डे, एक दिन भी, मैं दो दूर की बात है, एक दिन भी अलग नहीं रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। यदि बच्चों को आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो बच्चा सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा बच्चा आने वाली पीढ़ी वो सबसे बड़ा असेट है। आने वाली पीढ़ी का वो तुम्हारे अकेले का असेट नहीं है, यह आदिवासी समाज का असेट है, यह हमारे पूर्वजों का असेट है। जिस तरीके से ये जमीन, ये खेत, ये खलियान, ये हमारा नहीं है, हमारे पूर्वजों का है। इस तरीके से हमारा बच्चा भी हमारा नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का है, यह हमारा भविष्य है। उसकी सुरक्षा के लिए हमको घर रहना होगा, खेती बाड़ी करना होगा, पशुपालन करना होगा और 40 साल तक हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रोजगार घर पे तलाशना चाहिए, आत्मनिर्भर रोजगार होना चाहिए और हम लोग संयुक्त परिवार में वापस जुड़ना चाहिए। ये बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई बात गलत भी लग गई हो तो माफ करना।
अच्छा आप भाई थोड़ा कहीं पे करो। आज दाड़ो सुड़ी बहुत बहुत जोहार दादा को। साथियों एक बार पूरा बैठ जाइए। अब हमारे बीच में एक ऐसे